आज हम लोग जैसा कि कल बात कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो आज थोड़ा सा हम लोग बात करें कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, जैसे मौद्रिक नीति के बारे में बात भी कर रहे थे, तो इन दोनों की आखिर पारस्परिक निर्भरता क्या है। वो इसमें जो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में राजकोषीय नीति का अधिक महत्व है, और वास्तविकता ये है कि मौद्रिक नीति की सफलता राजकोषीय नीति पर निर्भर करती है। राजकोषीय शब्द के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्म पे। फिस्कल जो अंग्रेजी के FISC फिस्क से बना है, जिसका तात्पर्य बता रहे थे हम लोग खजाने से होता है ना। और खजाने में सरकार रुपया किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है और किन किन मदों पर व्यय करती है, तो इससे संबंधित व्यवस्था और प्रबंध के लिए निर्धारित नीतियों को राजकोषीय नीति में शामिल किया जाता है। तो राजकोषीय नीति के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ विचार अपने व्यक्त किए गए, जिसमें डाल्टन की बात को भी लेकर के हम लोग चलें तो उन्होंने वित्तीय व्यवस्था को जोड़ के बात की इन्होंने कि किसी भी राज्य की राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों को वित्तीय व्यवस्था होती है। इस संबंध में उर्सुला हिक्स ने भी अपने विचार दिए कि राजकोषीय नीति को परिभाषित करते समय उन्होंने बताया कि राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से बताया जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंगों अर्थात प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसे इस तरीके से स्पष्ट किया। और प्राचीन काल में भी हम लोग बात करके चलें तो प्राचीन काल में सरकार का जो कार्यक्षेत्र था केवल सुरक्षा और पुलिस तथा न्याय ये जो है तक ही सीमित था। लेकिन विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के साथ साथ सरकार के दायित्वों में भी जैसे कहना चाहिए वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के कार्यों में गहन तथा विस्तृत रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली। जहाँ गहन शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, गहन रूप में सरकार को पहले से अधिक मात्रा में सुरक्षा पर, पुलिस पर तथा न्याय पर व्यय करना पड़ा। और जहाँ विस्तृत की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ उन कार्यों के अतिरिक्त उन कार्यों को भी वहन करना पड़ा, आवश्यक हो गया, जो कि एक तो जन कल्याण के लिए आवश्यक थे और दूसरा आवश्यक थी। जैसे हम लोग बात करके चले अस्पताल की बात करें या जैसे कहना चाहिए कि स्कूल की बात करें अर्थात शिक्षा की बात करें या आवास की बात करें, तो इस तरीके से भी उन्होंने इन पर भी और शिक्षा पर भी और सुरक्षा पर भी और जैसे कहना चाहिए स्वास्थ्य पर भी व्यय करना पड़ा है। तो ये सब जो है विस्तृत रूप में हमने शामिल कर लिया। इसके साथ साथ ऐसी स्थितियां भी हमारे सामने आई हैं जिसमें निजी साहसियों द्वारा प्रारंभ करना बहुत सारे कार्यों को कठिन था। जैसे हम लोग बात करते हैं कि रेलों के बारे में बात करें, डाक तार के बारे में बात करें या सड़कों के निर्माण संबंधी बातों को लेकर के चलें, तो ये सब राजकोषीय नीति उपयुक्त कार्यों को करने के लिए एक यंत्र के रूप में सहायता प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को सक्रियता प्रदान करने के रूप से प्रभावित करने वाले व्यापार चक्र की भी बात हम लोग करके चलें तो इसमें मुद्रा प्रसार की बात भी लेकर के चलें या मुद्रा संकुचन की बात भी लेकर के चलें, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाकर आर्थिक स्थायित्व को प्रदान करना भी राजकोषीय नीति का एक प्रमुख कार्य के रूप में माना जाता है। जहाँ मुद्रा प्रसार की बात हम लोग लेकर के चलें तो मुद्रा प्रसार के समय सरकार अधिक मात्रा में कर लगाकर व्यय को सीमित करके आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। वहीं तथा मुद्रा संकुचन के समय जबकि बेकारी विद्यमान होती है, बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है, तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से एक ओर तो पुराने करों में सहायता देती है तथा नए करों की मात्रा में कमी कर देती है, और दूसरी ओर अधिक ऋण लेकर और अधिक व्यय करके जनता को अतिरिक्त क्रय शक्ति प्रदान करके रोजगार के अवसर दिलाती है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इस समय में व्यय और उपभोग में बढ़ोतरी के साथ साथ विनियोग की मात्रा में भी वृद्धि करती है। अर्थात
जिससे रोजगार, आय और उपभोग के स्तरों में बढ़ोतरी हो सके, वृद्धि होती है। एक ओर तो निजी क्षेत्र में साहसियों का आगमन बढ़ता है और दूसरी ओर पूंजी निर्माण की गति जो है तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार राजकोषीय नीति में कर नीति, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण नीतियाँ भी सम्मिलित की जाती हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि राजकोषीय नीति की सहायता से देश में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को कम करने का प्रयास भी किया जाता है, जो मौद्रिक नीति के द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। सरकार अमीर वर्ग पर जो है प्रगतिशील तरीके से प्रगतिशील कर लगा करके अतिरिक्त क्रय शक्ति को अमीरों से छीन करके, अर्थात वो जो है छीन लेती है और इस आय को निर्धनों के जीवन स्तर पर सुधारने के लिए व्यय करती है। तो राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में काम करती है। ठीक है। मौद्रिक नीति में सरकार और उसके द्वारा मनोनीत जो संस्थाएं हैं वो मुद्रा की मात्रा को कम करके या अधिक करके देश में आय का, रोजगार का तथा व्यय को प्रभावित करती हैं, जबकि राजकोषीय नीति आय, रोजगार तथा व्यय की मात्रा को कर, ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा प्रभावित करती है। इसके साथ साथ मौद्रिक नीति मुद्रा प्रसार के समय महंगी मुद्रा नीति और संकुचन के समय सस्ती मुद्रा नीति की सहायता से राजकोषीय नीति की सहायता करती है। अब हम लोगों के एक ये भी बात आती है कि 1930 की अर्थात 29-30 की जो मंदी का दौर आया, मंदी के समय जहां एक और मौद्रिक नीति के रूप में अमेरिका ने सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया, वहीं राजकोषीय नीति के माध्यम से करों की दरों में कमी कर दी, अधिक व्यय कर दिया तथा घाटे का बजट अपनाकर रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी कर दी और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की। ऐसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस में जो है ग्रीन बुक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रीन बुक्स भी सस्ती मुद्रा नीति के उदाहरण ये हमारे सामने हैं। तो इस तरीके से इस बात को लेकर के जेसी थॉमसन ने राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की आपसी पूरकता पर भी विचार करते हुए यहाँ अपने विचार रखते हुए बताया कि राजकोषीय, मौद्रिक एवं ऋण नीतियों का लाभ यह है कि ये सरकार की सभी शक्तियाँ विशेषकर सामूहिक मांग के स्तर को जो है जिसे कहना चाहिए कि सामूहिक मांग के स्तर को जो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता के बिना ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता उत्पन्न कर देता है, प्रभावित करने की आज्ञा देती है। अर्थात थॉमसन ने इस तरीके से अपने विचारों को रखा कि राजकोषीय, मौद्रिक तथा ऋण नीतियाँ किसी स्वतंत्र समाज की अस्थिरता की समस्या से निपटने के लिए एक उचित साधन बताया। अर्थात राजकोषीय नीति जन कल्याण में वृद्धि करने के लिए, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए, समाज में धन का समान वितरण करने के लिए, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सरकार एक महत्वपूर्ण अभियंत्र के रूप में कार्य करती है। तो इन तथ्यों के आधार पर सरकार के कार्यों का प्रभाव निश्चित तौर पर व्यक्तियों के आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। ठीक है। तो जैसा कि हाल के वर्षों में महसूस किया गया कि वित्तीय क्रियाएं आर्थिक जीवन पर कुछ निश्चित प्रभाव डालती हैं, इसलिए आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इनका प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मुद्रा प्रसार के समय सरकार करों में वृद्धि करके जनता से अतिरिक्त क्रय शक्ति छीन लेती है और मंदी के समय सरकार सहायता दे करके विनियोग में बढ़ोतरी करके आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करती है। और राजकोषीय नीति में राष्ट्रीय आय का आकार तथा आर्थिक क्रियाओं को सामान्य स्तर निर्धारित होता है।
इस संबंध में प्रोफेसर AP लर्नर ने भी अपने विचार देते हुए बताया कि वित्तीय उपायों का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक जीवन को इच्छित दिशा देना होता है। वह लोक वित्त को कार्यात्मक वित्त मानते हैं। इसका महत्व इसी बात से है कि लोक वित्तीय उपायों से अर्थव्यवस्था के कार्यों को एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे आज इस विषय में कि व्हाट इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक्स।